नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हिमालयी चारधाम यात्रा के अगले पड़ाव में हम आज पुनाड़ यानी जिसे आज रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है वहाँ पहुँचेंगे। धारी देवी मंदिर से जो पुनाड़ या रुद्रप्रयाग है वो लगभग 18 से 19 किलोमीटर का है। समय 8 बजे है और जहाँ हम रुके थे रात्रि विश्राम किया था, मिलाते हैं उस पुराने दोस्त से जो बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई और रात्रि विश्राम की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के घर पे हुई। यात्रा में जो पुराने दोस्त मिले तो यात्रा और भी सुखद और यादगार बन जाती है। तो मनीष हमारे साथ इंटर कॉलेज में थे, इंटर से फिर हमने डिग्री कॉलेज का सफ़र शुरू किया, तो काफ़ी टाइम बाद मिले और कल रात के विश्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो माँ भगवती की कृपा से जो घर बना है वो इसीलिए है कि ताकि हमारे जो पुराने इष्ट मित्रगण हैं जो भी आए वो अपना घर समझ के यहाँ पे एक पड़ाव समझ के यहाँ पे रुके और हमें जो है आतिथ्य का मौका दे, ताकि हम लोग भी जो है उनको अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के बारे में यहाँ पे बता सके। मनीष का परिवार है, बेटा है, बेटे का नाम क्या है? ये बेटा है, इनका नाम आरव है और वैसे इन्हें घर में हर्षवर्धन हम कहते हैं। और ये बिटिया आराध्या है, ये हमारी धर्मपत्नी है, इनका नाम सुमन है। अच्छा, तो आप सबका धन्यवाद। यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है और इस मनीष का कई बार इस रास्ते से गुजरना हुआ और हर बार मनीष की एक ही शिकायत रहती थी कि तुम घर नहीं आए। तो कल घर हुआ और घर आना हुआ। बहुत लंबी बातें हुई, उनके पिताजी का पूरा जो इतिहास उन्होंने बताया धारी देवी का और जो यात्रा का वो आपने सुना ही है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा जो धारी देवी के मंदिर के पास ऊपर सड़क में जो थोड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है वहाँ की तरफ चल रहे हैं और मनीष एक होटल भी तैयार कर रहा है जो आने वाले टाइम पे जो यात्री इधर से गुजरेंगे उनके लिए। तो वहाँ चलते हैं यहाँ से। थैंक यू एक बार अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि दोबारा आएँ, दोबारा आते रहेंगे। बिल्कुल आते रहना। ये जो है रोड जहाँ तक मेरी जानकारी है 1942 में बन चुका था और 1956 का मेरा जन्म है। तो इसका मतलब मेरे जन्म से पहले यहाँ पर जो है ये रोड बन चुकी थी जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन थी। उसके बाद इस रोड का सामरिक महत्व हुआ तो ये बीआरओ के अंडर में, जिसको गिरफ्त कहते हैं, गिरफ्त के अंडर में ये रोड आई। लेकिन ये बताते हैं हमारे पूर्वज कि जो बद्रीनाथ जाने का, केदारनाथ जाने का जो पैदल मार्ग था वो देवी के ही साथ, ऐसे देवी का मंदिर ये था आगे, उसके आगे अलकनंदा नदी गहरी खाई में और पीछे से बद्रीनाथ का पैदल मार्ग था। आज भी अवशेष आपको मिलेंगे आगे पैदल मार्ग के, इधर पैदल मार्ग के अवशेष हैं, वो नदी सड़क के नीचे से आज भी वो पैदल मार्ग के अवशेष हैं। तो ये बताते हैं कि वहाँ पर जो भी यात्री आते थे, तीर्थ यात्री, उनकी भोजन व्यवस्था धारी देवी के पुजारी करते थे। आजकल जितने लोग यात्रा में चल रहे हैं ये पर्यटन है, अब इसको आप धार्मिक पर्यटन कह लीजिए, लेकिन उस समय बिल्कुल तीर्थ यात्री जिनका कि जैसे केदारनाथ जाने का उद्देश्य होता था मोक्ष की प्राप्ति, कई लोग हरिद्वार में अपने तर्पण करके आ जाते थे, अपनी अंतिम अवस्था में यात्रा में चल रहे हैं।
हाँ, ये जगह वैसे धारी देवी के अंतर्गत आता है और लोकल लोगों ने इसको गोवा बीच नाम दे रखा है। गोवा बीच के नाम से ये गूगल पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। वैसे इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसको हैडी बीच बोलते हैं। आसपास क्या है, यहाँ से क्या ट्रैक भी है जो धारी देवी से सीधे आगे निकल? हाँ, धारी देवी से भी है। अगर आप कीर्तिनगर से सीधे आओगे तो गंडासू, महरगांव, धारी, पोपड़ासू होते रुद्रप्रयाग तक निकल सकते हैं। पूरा ट्रैक है सामने पूरा। तब पुराने समय में लोग कीर्तिनगर से ही केदारनाथ का रूट बदल देते थे? हाँ, कीर्तिनगर से ही। पहले नीचे था, नदी किनारे, फिर ये ऊपर भी जाते थे लोग। पहले ये नीचे धारी देवी होते हुए सीधे रुद्रप्रयाग निकलते थे। चार धाम का हमारे गढ़वाल क्षेत्र का हमारी जो शास्त्रीय संस्कृति है, ये पूरी की पूरी चार धाम यात्रा के साथ आई हुई है। चूँकि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हमारे जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इनसे संबंधित जो परंपराएं हैं, जो ज्ञान है, जो प्रैक्टिसेस हैं, सारी की सारी चार धाम के साथ आई हुई। हो सकता है हम लोगों के पास पहले भी थोड़ा बहुत वेद शास्त्र रहा होगा, क्योंकि दूसरी सदी BC से लेकर 1 सदी BC तक की एक गरुड़ के आकार की वेदी पुरोला में निकली है, जिसमें यज्ञ वेदी है। तो इसका मतलब यहाँ पे सभ्यता पहले से थी, लेकिन इतनी प्रचलित नहीं थी। ऋषि मुनि लोग यहाँ पे आते होंगे, लेकिन जो एक आम जनता में, मासेस में जब ये शास्त्रीय सभ्यता, संस्कृति प्रसारित और प्रचारित हुई, ये चार धाम के साथ ही, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग आए, सन्यासी आए, विद्वान आए, ठीक है। एक बाकायदा बद्रीनाथ में जो उसकी क्या होता है, श्रृंगार दर्शन या शयन आरती होती है, उसके जो श्लोक, वेद, मंत्र सारे पढ़ाए जाते हैं, वो पूरा जैसे हमारे दक्षिण भारत में केरल में है, या आंध्रा में है, या उड़ीसा में, या गौड़ प्रदेश बंगाल में है, उसकी एक कॉपी थी और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। और उससे ऑब्वियसली यहाँ की जो फोक कल्चर वो दूसरी थी, ये ट्रेडिशनल जो संस्कृत की कल्चर आई, उसका बोलबाला, उसे लोगों को सीखने की जिज्ञासा हुई। उसको सीखने के लिए लोग कोई बनारस गए, कोई लाहौर गए, कोई गढ़मुक्तेश्वर गए, कोई हरिद्वार गए, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ सारा सीखा और यहाँ आके कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अपने स्कूल्स भी स्थापित करे। जैसे पोखरी गांव में है सामने किरसू के पास, यहाँ पे तो बाकायदा वेद और शास्त्रों का स्कूल चलता था और उनसे प्रेरणा लेके लोगों ने विद्यापीठ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, जोशीमठ हो गया, जगह जगह स्कूलों की स्थापना की और वेद शास्त्र, ज्योतिष लोगों को पढ़ाया। आप धारी देवी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इसे सिरो बगड़ कहा जाता है। वैसे इसका पुराना नाम जो है वो कलियासोड लैंडस्केप है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है 1990 के दशक में भी, और 2010 के आसपास 2007-8 से ये एक्टिव होना शुरू हुआ और इसने बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत बड़ी समय तक इसको डिस्टर्ब किए रखा। 2010 में तो कई लोगों की डेथ भी ऊपर से जो पत्थरों की बरसात होती थी उसके कारण हुई। दरअसल ऋषिकेश से जैसे ही हम आगे बढ़े तो पूरा जो सफ़र हमारा था वो पौड़ी गढ़वाल में होते हुए हुआ और अब हम रुद्रप्रयाग में इंटर कर चुके हैं, जो बाबा केदार की नगरी है। यानी रुद्रप्रयाग ज़िले में ही केदारनाथ धाम स्थित है। तो पुराना पैदल मार्ग है, वहाँ से धारी देवी से भी एक पैदल मार्ग है जो सीधे तिलवाड़ा की तरफ मुड़ता है। हमने कोशिश की थी कि उस रास्ते हम रुद्रप्रयाग से पहले जो बाईपास है वहाँ तक पहुँचे, लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे बात नहीं बनी। अब यहाँ पर इस समय ये पिछले
4-5 सालों से एक्टिव नहीं है, लेकिन 2010 में, 9 में, 11 में तो यहाँ इतनी ज़्यादा पत्थरों की बरसात हुआ करती थी। अभी भी अगर बंदर या जानवर ऊपर मूवमेंट करता है तो ऊपर से नीचे जो है वो पत्थर गिरते हैं बहुत तेज़ी से। सेफ्टी वॉल भी बनाई गई, उसके बाद भी ये डिस्टर्ब होता रहा, क्योंकि पूरा ऊपर तक करीब 200 मीटर का पूरा जो इलाका है वो पूरा इसकी चपेट में आ गया है। अब यहाँ पर एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है ताकि जो सड़क है उसको यहाँ से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ जो पपरासू गांव है सामने का, जहाँ से हमने प्लान किया था जाने का, वहाँ की तरफ मोड़ दिया जाए। बीआरओ पहले यहाँ काम करता था, ग्रिफ, और ग्रिफ जब यहाँ काम करता था तब बड़ी मुश्किलें हुआ करती थी इस जगह पे। और ये जो उत्तराखंड के जो बड़े लैंडस्लाइड एक्टिव प्रोन इलाके हैं, जैसे यहाँ पर कलियासोड़ है, सिरोबागढ़ जिसको हम कह रहे हैं, आगे फिर बद्रीनाथ नेशनल मार्ग पे बहुत सारे ऐसे एक्टिव जोन हैं जो लगातार एक्टिव हो रहे हैं। और जैसे ही ऑल वेदर रोड का काम शुरू हुआ और नीचे टनल बन रही है जो ऑल वेदर जो रेलवे की, उसकी वजह से और भी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में मालूम नहीं कितनी ज़्यादा एक्टिव जोन की संख्या बढ़ेगी भविष्य में। हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड और जो रेलवे प्रोजेक्ट का काम है उसकी भी भविष्य में उत्तराखंड के गांवों को, इन घाटियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पहाड़ों को जो विस्फोटों से हमने कमज़ोर किया है वो और भी ज़्यादा प्रोन होंगे और भी ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ेंगी। और इस बीच अगर 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो समझिए कि बहुत बड़ी विनाशकारी तबाही होगी, जिसकी लगातार वैज्ञानिक जो हैं वो बार बार चेतावनी देते जा रहे हैं। अब इसकी आर्थिकी तो आप ये लगा लीजिए कि बद्री केदार पे 20 से 30 लाख लोगों का रोजगार आज की डेट में चलता है, आज की डेट में। तो आप आर्थिक तो है ही। पुराने ज़माने में चट्टियाँ होती थी, हर एक चट्टी में लोग अपना लकड़ी देते थे, राशन देते थे, बर्तन देते थे, उसके बदले यात्री उनको पैसा देते थे। आर्थिकी तो थी उस तब भी, और अब तो 20 से 30 लाख लोग इस पे आधारित हैं। हाँ। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आए, जब भी हम जिस भी इलाके में जाते हैं तो गाँव वाले कहते हैं कि ये पुराना मंदिर है और उन्होंने बनाया। दूसरा, जिन जिन इलाकों से पांडव गए उन सब इलाकों में अपनी कहानियाँ हैं। तो क्या 2 माइलस्टोन है चारधाम यात्रा के, और लास्ट में फिर काली कमली जो इन्होंने यात्रा को आज तक स्वरूप में, काली कमली तो इस देश का सबसे पुराना NGO है। जो काली कमली एक ऐसा NGO था जो पूरे देश में था, और खासकर उत्तराखंड में तो हर जगह उसकी धर्मशालाएं थी। पांडव और शंकराचार्य लोग इसलिए कहते हैं कि अपनी एक ऑथेंटिसिटी प्राप्त करने के लिए, रिस्पेक्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, और दूसरा कारण ये है कि जो शंकराचार्य जी ने मंदिर बनवाए होंगे, छत्र शैली के या कत्यूरी शैली के जो भी बने, उस एरिया क्षेत्र में लोगों ने उसी को कॉपी करने की कोशिश की, इसलिए लोग कहते हैं ये शंकराचार्य ने बनाया था। शंकराचार्य जितनी जगह नहीं गए वो, उनके बारे में तो यही है, बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ से वो अपने सिंह में, शेर की सवारी में, शंकर दिग्विजय जो 13वीं सदी का एक महाकाव्य उसमें लिखा है, शेर में बैठ के वो हिमालय में अदृश्य हो गए थे। उनकी जो समाधि वहाँ केदारनाथ में बनाई गई थी वो भी बहुत जस्टिफाइड नहीं, उनके लिए तो ये लिखा हुआ अदृश्य हो गए थे। हाँ, तो इसलिए लोग कहते हैं शंकराचार्य जी ने बनाया, या पांडव आए थे, पांडवों ने बनाया, क्योंकि पांडव यहाँ आए थे, इस क्षेत्र में आए थे, घूमे थे, लेकिन उन्होंने मंदिर वंदिर ऐसे कोई नहीं बनाया। उनके बारे में ये पूरे मिथक बने हुए एक के बाद एक। हाँ।
पहुंच चुके हैं खाकरा। खाकरा भी एक चट्टी हुआ करती थी। दरअसल चट्टियों का एक ऐसा इतिहास है कि वो 10 से 12 किलोमीटर पर एक प्रमुख चट्टी होती थी, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर पर मिडिल की चट्टियाँ होती थी। जैसे सुबह आदमी चल रहा है तो वो दिन में या शाम के समय वहाँ पर चाय पानी पी सकता था, थोड़ा आराम कर सकता था। और वो ऐसे जगहों पर होती थी जो गांव के आसपास इलाके हैं, गाड़ गदेरा या वहाँ पर पानी। तो जहाँ पर भी चट्टी है इसका मतलब वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, या तो वहाँ पर गदेरा बह रहा है या फिर नदी का है या पुराना कोई झरना। तो खाकरा में खाकरा गाड़ आ रही है और हमारे साथ डोभाल जी हैं जो पूर्व प्रधान हैं, वो थोड़ा और डिटेल से इसको बताएंगे। डोभाल जी, पूरा नाम आपका? मेरा नाम हरीशचंद्र डोभाल और मैं यहीं का निवासी हूँ। ये इस समय हम देजी मांडा में खड़े हैं। ये पुल पार खाकरा, पुल के इधर देजी मांडा गाँव है। ये सड़क अंग्रेज़ों की बनाई हुई है और ये पुल जिसमें हम बैठे हैं ये 1902 का बना हुआ है। इस पर प्लेट लगी हुई है 1902 की। और इस पर यात्रा चलती थी, पैदल यात्रा ये चलती थी, इधर से चलती थी, सीधा सीधा ये होके चलती रहती थी। घोड़े वगैरह इसमें चलते थे। यहाँ चट्टी थी ये, और इसमें जमींदार वगैरह ये सारी चीज़ें रहती थी, सरकार की तरफ से रहती थी। ये सफाई व्यवस्था पूरी सरकार की होती थी, क्योंकि घोड़े कचर वो लीद वगैरह करते थे। वो सब पुराना इतिहास है। ये तो हमने सुन रखा, देखा तो हमने है नहीं, पर ये पुल अभी तक जीवित है ये, और ये पुल अभी बरकरार है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस भी होगा यहाँ पे? कब यहाँ पोस्ट ऑफिस तभी से पहले से खुला हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने से खुला हुआ। उससे भी पहले? हाँ, अंग्रेजों पुल बना उससे भी पहले। हाँ ना, वो उसी समय मान के चलो, उसी समय जो डाक व्यवस्था थी तो खाकरा में पुल वो था, पोस्ट ऑफिस था। दरअसल यात्रा उस समय का कम्युनिकेशन केवल डाक हुआ करती थी, डाक चलती थी। और वो अभी भी हैं जो त्रिशूल लेके और डाकिया चलता है, वो पहले चलते थे। नहीं है, वो हरकारा बोलते थे उनको, हरकारा बोलते थे। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक जाता था, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे एक कोई और जाता था। ऐसे होता था, 15-15 किलोमीटर का होता था उनका हरकारा। देखिए कि 100 साल 150 साल पहले कैसी व्यवस्थाएं थी और यात्राएं तब भी चलती थी। अच्छा डोभाल जी, ये पुल देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूत है, रॉक चट्टान पे है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, ये पत्थर का बना हुआ पुल है। ये पूरा इसमें चूना और वो क्या कहते हैं इसका नाम, उड़द की दाल, चूना और उड़द की दाल से समय लगभग सभी जगह यही उससे बना हुआ है। और वो आर्च पुल बना हुआ है ये। हाँ, मतलब जो सबसे नजदीक था वहीं पर पुल उन्होंने बनाया। हाँ। अच्छा, इस खाकरा गांव की क्या स्थिति है? कितने परिवार हैं अभी? अभी तो इसमें बढ़ गए परिवार, क्योंकि एक यही गांव है मेरे ख्याल से गढ़वाल में जो जिसमें परिवार ज्यादा हुए हैं। अच्छा, हाँ। ये कितने परिवार हैं अभी? पहले थे इसमें 35 परिवार, अब दोनों मिला के करीब 65-70 से ऊपर परिवार हो गए। अच्छा, जो बाहर से भी लोग यहाँ बसे हैं। तो यहाँ पर रेलवे का टनल निकल रही है? हाँ, रेलवे टनल के हम ऊपर बैठे हुए हैं इस समय। अच्छा। यहाँ इसके नीचे ही टनल है। कुछ ऐसी दिक्कत है कि जो टनल के बनने से खाकरा में मकानों में दरारें आई है। हाँ, छोटी छोटी दरारें आई हैं, बाकी ऐसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं। वो दरारें जरूर आई हैं, हल्की फुल्की दरारें आई हैं। जो आपकी गार्ड है उसका क्या नाम है? इसका बचन गार्ड है। अब इसको बाद में यहाँ के लोगों ने चित्रमती बोलना शुरू कर दिया, पर वैसे इसको बचन गार्ड कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ से आ रही है? ये पाटा गांव से आती है। पाटा है यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। हाँ, 1900 जब हम श्रीनगर से आगे बढ़ते हैं तो सड़क ही सड़क जाना होता है, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि हम धारी देवी से जो यात्रा का गांव का मार्ग है, पुराना पैदल मार्ग, उससे ठीक यहाँ पर तक आ सकूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। दोबारा कोशिश की जाएगी। ये जगह है रुद्रप्रयाग बाईपास इसको कहते हैं। और जब धीरे धीरे रुद्रप्रयाग में सड़कों में जाम की स्थिति थी, बहुत बड़ा जाम लगता था, तो फिर ये वाला बाईपास तैयार किया गया। यात्रा के टाइम पर इतना क्राउड बढ़ रहा है कि सड़कों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास समय है तो क्यों ना आप भी पैदल सफ़र शुरू करें कुछ पड़ावों तक, ताकि जो सड़कों पर प्रेशर बढ़ रहा है वो कम हो सके। यहाँ से खाकरा से आगे बढ़ते हैं तो बाईपास जो है स्थान, और स्थान के बाद आती है प्रसिद्ध गुलाब राय चट्टी। इसका एक अपना भी इतिहास है।
हमारे यहाँ ये है, हमारे परदादा थे वो, है ना। तो यहाँ पे जो था बाग बूग लगा हुआ था उस टाइम, ठीक। जिम कॉर्बेट जी, अंग्रेज़ों का टाइम की बात है, स्वतंत्रता से पहले की बात है ये, है ना। तो यहाँ नरबख्शी बाग था, उसने जो है कई आतंक मचा रखा था यहाँ। धारी देवी से आप ये लगा लो कि पूरा आपका पुनार पट्टी, गुलाब रही, बरसू, ओण, जय मंडी, जो सारे के सारे आते थे इस पट्टी में, पुनार पट्टी में। वहाँ उस बाग का जो है कई किलोमीटर तक आतंक था। तो यहाँ पे था सराय टाइप का था, कई तीर्थ यात्री भी आते थे, रात को विश्राम करके जाते थे, बद्री केदार की यात्रा जाते थे। तभी लगा लीजिए कि विश्राम करते थे। तो आदमखोर बाग है, उस टाइम ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि आपके होटल लॉज वगैरह हों, बंद कमरे हों, या खाने की या पीने की, गाड़ी घोड़े भी बहुत कम थे। तभी लगा लीजिए बाग का आतंक ऐसा था कि उसने कई श्रद्धालुओं को भी अपना भक्षक बनाया, कई श्रद्धालुओं को भी उठा के लेके गया वो। हमारे परदादा जी जो थे उनसे भी उसकी भिड़ंत हुई, बाघ की भिड़ंत हुई, तब उनके गर्दन में भी बाघ ने पंजा मार दिया था। तो इस वजह से वो कुछ खाने पीने की बहुत दिक्कत हो जाती थी उनको। तो उसी आपके दादाजी का क्या नाम था और उन्होंने क्या जिम कॉर्बेट की पूरी मदद की? हमारे दादा परदादा जी का नाम था ईश्वरी दत्त जी। हम जो है उन्हीं के ही, वो हमारे पूर्वज थे, हम उन्हीं की ही संतान हैं सारे। वो थे 2 भाई थे, ईश्वरी दत्त जी और भोला दत्त जी। तब उस टाइम भी जब बाग लगा हुआ था यहाँ, जो यात्री वगैरह सो रहे थे, तो उस टाइम ये दोनों भाई वहाँ चौकीदारी वगैरह करते थे, यात्रियों की सेवा पानी करते थे। बाघ आया, एकदम से उसने अटैक किया। छोटा भाई जो था भोला दत्त, वो यात्रियों के उसमें लग गया डंडा लेके। बड़ा भाई ईश्वरी दत्त वो भिड़ गए, क्योंकि उस टाइम के आदमी में जान भी बहुत ज़्यादा थी, सब कुछ घर का खाना पीना था, लंबे चौड़े थे वो। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे कई ये मकान वगैरह बन रखे, लेबर वगैरह कुछ नहीं थी, इतने ताकतवर थे वो। बताते हैं यहाँ के लोग, बताते हैं, हम तो इस टाइम है ना यहाँ। गुलाब राय जो सराय या चट्टी कह लीजिए, जब उसको स्थापित किया गया होगा, जब यात्री रुकते होंगे, तो ये जो धारा था इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी धारे के आसपास ये पूरा जो बसासत थी वो हुई। लेकिन पिछले 2 साल, लगभग 2 साल पहले ये धारा धीरे धीरे सूखती गई, क्योंकि इसके नीचे से टनल जा रही है और अब ये पूरी तरीके से सूख चुकी है। इसका मतलब जो रेलवे का काम हो रहा है उसने धीरे धीरे ही सही बहुत सारी दिक्कतें उससे खड़ी होनी शुरू हो गई हैं, और ऐसे न जाने कितनी छोटी बड़ी जलधाराएं जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं या लुप्त हो चुकी हैं। गुलाब राय ठीक धारी से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से रुद्रप्रयाग करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रुद्रप्रयाग पहले बड़ा, जो आज का रुद्रप्रयाग है वो पुनार नाम से जाना जाता था। अब यहाँ से आप हमारे साथ चलेंगे पुनार गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से हम ऊपर पगडंडी से हल्की सी चढ़ाई होते हुए पुनार गांव की तरफ जाते हैं। कोशिश करेंगे कुछ बुजुर्ग मिले वहाँ से, तो पुनार गांव का जो इतिहास है उसको भी बताएं आप लोगों को। ये मेमोरियल कौन सा? उसका, जिम कॉर्बेट का। अच्छा, ये नीचे? हाँ, गया था ना मैं वहाँ शूट करने। कुछ नहीं है कोई वहाँ पर वो संग्रहालय में कुछ नहीं मिला। तो बनाए क्यों फिर? वेस्टेज है पूरा।
पुनाड़ में कोई पुराना आदमी जो बता सके? पुनाड़ का योगदान ये है, यहीं से होकर के यात्रा चलती थी। ये जो आज रुद्रप्रयाग है, ये पुनाड़ के नाम से ही प्रसिद्ध था। यहाँ पे पुण्येश्वर महादेव जी का मंदिर है, भगवान शंकर का, उसी के नाम से ये पुनाड़ पड़ा हुआ है। पुनाड़ गदेरा के पुनाड़ से अपभ्रंश होकर के इसका नाम पुनाड़ पड़ गया, पुण्येश्वर महादेव के नाम से। यहाँ पे लोग जो छोटी छोटी चट्टियाँ थी, जब यात्रा होती थी तो कहते हैं कि वो सुई तागा इस प्रकार से देते थे। जो यहाँ की अपनी सब्जी उगाते थे, उन सब्जियों को उन चट्टियों में बेचते थे, जिससे कि वो लोग खाना खुना बना करके उसको ले जाते थे। और अब कितना बदल गया है? अब बहुत बदल गया है। अब एक तो नाम ही से देख लो आप, पुनाड़ से ये रुद्रप्रयाग हो गया है। यहाँ पे जो है पहले छोटा सा गांव, पुनाड़ का छोटा सा गांव था, अब ये नगर पालिका में हो गया है। पहले यहाँ पे जो है पुलिस चौकी थी, पटवारी चौकी थी। पटवारी चौकी आज भी है। पुलिस चौकी जो है वो थाने में तब्दील हो गई है, एसपी ऑफिस में तब्दील हो गई है। और ये धनपुर पट्टी का ये पुनाड़ गांव, जो एक छोटा सा गांव था, छोटे से कम परिवार इसमें रहते थे, आज इसमें लगभग 300 परिवार पूरे गांव इस क्षेत्र में आ गए। यहाँ का पांडव नृत्य बहुत बड़ा फेमस है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कि जब ये पांडव के साथ द्रौपदी होती है ना, द्रौपदी, तो द्रौपदी का जो जिस पे द्रौपदी आती थी, जो द्रौपदी का पसवा था जिस पे द्रौपदी आती थी, जिस पुरुष पे, वो किसी कारणवश जो है पौड़ी जेल में बंद हो चुका था। पौड़ी जेल में जब पौड़ी जेल में बंद हो चुका था, यहाँ पे जो है, जो ये कि कम से कम 70 किलोमीटर दूर है पौड़ी यहाँ से, उस जेल में बंद था। और यहाँ जो है उसका बाजा लगा, मंत्रोच्चारण हुआ, और वो जो है वहाँ से अपने आप जेल टूट गई, और जेल से वो अपने आप इस चौक में, जो ये पुण्येश्वर महादेव का चौक है, यहाँ पे जो है वो पहुँच गए। और जब उस समय के अंग्रेज़ों ने, जेल कर्मचारियों ने ऐसा देखा, तो उस समय के जो वो थे वहाँ के, उन्होंने जो है ताम्रपत्र दे रखे इन पांडव नृत्य के। जब उन्होंने ऐसा देखा मंदिर में ये ताम्रपत्र दे रखा है कि ये बहुत बड़ी शक्ति को उन्होंने देखा, ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से। वर्तमान जो रुद्रप्रयाग जिला है उसका पुराना नाम पुनाड़ है। पुनाड़ एक गांव था जो बहुत प्रसिद्ध एक चट्टी भी थी, और यहीं से बद्री केदार के दोनों घाटियों का विभाजन शुरू हो जाता है। दरअसल पुराने समय में गाड़ गदेरों के पास जो गांव बसे थे, उनके पास बहुत सारी खेती थी। इस जगह पर खेती भी बहुत अच्छी है पुनाड़ की। अभी भी कुछ सेरे और जो खेत हैं वो बाकी हैं, बाकी चारों तरफ यहाँ पर मकान बन गए हैं। इसी पुनाड़ गांव के, पुनाड़ तो अब गांव तो नहीं रहा, नगर पालिका इसी गांव के जो आबादी थी उसमें बनाई गई। पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, पुलिस चौकी, उसके अलावा जो इंटर कॉलेज है, GMBN का जो गेस्ट हाउस है, तमाम जितनी भी बसासत है वो इसी गांव में बनाई गई। और यात्रा के समय जब पैदल यात्री चलते थे तो गांव के लोग ही उनके जो सामान ढोना, यहाँ से उनको मंदाकिनी की तरफ पुल पार करवाना, या फिर उनके साथ यहाँ से घोड़े खच्चरों के साथ केदार और बद्री की तरफ बढ़ना, ये सब। तो यहाँ पर एक कुली एजेंसी का भी स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों ने, और जो सफाई कर्मचारी थे, हॉस्पिटल थी, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, क्योंकि यहाँ से यात्राएं जो हैं वो अलग अलग बढ़ जाती हैं। अभी जब मैं पहुँचा हूँ तो देख रहा हूँ कि 10 साल पहले जब मैं इस जगह पर आया था तो खेतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, मकान कम बने थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हीं खेतों पर मकान बन रहे हैं। आने वाले 10 या 20 सालों में शायद इन खेतों में भी मकान बन जाए, और पूरा जो बसासत है, जो शहर है, वो पूरा ऊपर की तरफ जो मकान, जो खेत खाली हैं, वहाँ भी मकान बन जाए। देखिए, शास्त्रीय रूप से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा असर यहाँ पे बंगाल का पड़ा, क्योंकि बंगाल से जुड़ा हुआ बनारस भी है,
लेकिन अगर आप एक आम जो भाषा हो गए, आचार व्यवहार, रिश्तेदारी, नातेदारी, सबसे ज़्यादा असर राजस्थान और गुजरात का पड़ा, क्योंकि जो पाल वंशी लोग राजस्थान और गुजरात से यहाँ पे आए, उनके साथ उनके सूबेदार आए, उनके ब्राह्मण आए, उनके शिल्पकार आए, सारे के सारे लोग, तो उन लोगों का ज़्यादा असर पड़ा बजाय और लोगों के। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु और केरल का इसलिए प्रभाव यहाँ पे दिखता है, क्योंकि केरल से शंकराचार्य आए थे और नंबूद्रिपाद ब्राह्मण आए थे, और तमिलनाडु उसी कड़ी में उससे जुड़ा हुआ, तो वो लोग भी साथ में। अच्छा सर, एक और, क्या ये कोई कल्पना है कि आज हम 100 साल पहले की जो पैदल यात्रा थी वैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं करते हैं? जब आप एक इतना बड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स चला रहे हैं, तो एडवेंचर पिलग्रिमेज भी तो हो सकता है। सिर्फ कुछ साहसी लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है, और उसका एक शेड्यूल और उसका एक प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैकिंग वाले एक से एक लोग हैं, नई पीढ़ी के बच्चे ट्रैकिंग कराए, और रास्ते में आपको शोकेस करना पड़ेगा ना, जहाँ पहले चट्टियाँ होती थी, आपको रिसर्च करके लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये चट्टी क्या थी, इस चट्टी ये इसकी कैसी व्यवस्था होती थी, इसका क्या इतिहास था, यहाँ पे कौन लोग रहते थे। जितनी चट्टियाँ हैं वहाँ पे रहने वाले उस जाति के, उस समूह के लोग अब हैं ही नहीं वहाँ हो सकता है आपको कोई और मिले। भाई आप लगाइए, उसने जिम कॉर्बेट ने गुलाब राय रुद्रप्रयाग के पास की चट्टी का एक वर्णन किया। इंटरेस्टिंग है, ऐसी चीज़ें आपको इतिहास ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। वो गुलाब राय में यात्री जाते थे वहाँ पे, यात्री रात में वहीं पे सोते थे खाना वाना खा के। तो वो जो वहाँ का जो मालिक था, वो क्या नाम है, छोटा सा वो जो खाना वाना, पंडित जी खाना वाना बनाते थे, पंडित जी थे या कौन थे, उन्होंने एक दिन उस मैन ईटर को जलती लकड़ी से उसको ब्रांड कर दिया था, उस पर निशान लगा दिया था। अब एक दिन उस बाघ ने सारे यात्रियों के बीच में पंडित जी सोए हुए थे, वहाँ से उठा के ले गए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी कहानियाँ हैं। वो बच भी गए? नहीं, वो नहीं बचा, उठा के ले गया बाघ। जिम कॉर्बेट का मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग पढ़े तो उठा के ले गया वो, उसी आदमी को, उस ढाबे के मालिक को। तो ये ऐसी हर जगह कहानियाँ हैं, चट्टियों की कहानियाँ हैं। चट्टियों में कौन लोग रहते थे, चट्टियों का मैनेजमेंट ये देवप्रयागी लोग किस तरह से कर, देवप्रयाग के तीर्थ पुरोहित थे नहीं है भाई। एसेंशियली शुरुआत में ये लोग तो टूरिस्ट गाइड, जिसे आज की भाषा में टूरिस्ट गाइड कहते हैं, या पुरानी भाषा में गुमस्ता कहते थे। बाद में चूँकि बद्रीनाथ से जुड़ गए, तो धीरे धीरे इन्होंने ज्ञान की तरफ क्या, वो जो नीचे से देवप्रयाग में ब्राह्मण लोग एक जगह से नहीं आए, कोई अलग अलग जगहों से विद्वान लोग फिर आने शुरू हुए, उन्होंने विद्वता की परंपराएं शुरू की। तो मुझे लगता है कि 14वीं-15वीं सदी तक ये लोग, इनकी विद्वत परंपराएं बहुत अच्छी तरह स्थापित हो चुकी हैं। एक्चुअल आज आप ये बहुत सारा विकसित रुद्रप्रयाग देख रहे हैं, जिला मुख्यालय है यहाँ पे। लेकिन एक दौर था या तब भी जब हम छोटे छोटे थे, तो एक पुनार चट्टी के रूप में ये यहाँ पे स्थापित एक गांव था, एक छोटा सा गांव है पुनार। तो पुनार चट्टी से कहते थे, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी, राजा के टाइम पे भी ये पुनार चट्टी के रूप में जाना जाता था। और रुद्रप्रयाग का क्षेत्र सिर्फ ये संगम का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे भगवान रुद्रनाथ का एक मंदिर है और नारद शिला वहाँ पे, क्योंकि नारद ने वहाँ पे तपस्या की थी। इसकी महत्ता इतनी थी, और पुनार की महत्ता प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा थी। आप अगर पुराना इतिहास देखेंगे या मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में देखेंगे, आप उसका जिम कॉर्बेट का संस्मरण पढ़ेंगे, तो आप सारा पुनार से ही है। पटवारी पुनार था, हमारी जो पटवारी चौकी आज भी पुनार है, और राजस्व दस्तावेजों में आज भी हम पुनार के लोग हैं, हमको मिलता है पुनार के नाम से। तो ये क्योंकि ये बद्री केदार का एक महत्वपूर्ण ये संगम स्थल था। हम यहाँ से बद्रीनाथ भी जाते थे, केदारनाथ भी जाते थे। तो उस धार्मिक दृष्टि से नीचे से आने वाले यात्री हों, चाहे कोई भी, किसी को भी आना था, उसे पुनार में ज़रूर रुकना था। तो धीरे धीरे जब व्यवस्थाएँ फैली, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक डाक बंगले का निर्माण किया। उसके बाद
सुविधाओं के देखते हुए स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी ने यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं का यहाँ पे विकास किया। तो धीरे धीरे आज आप वर्तमान स्वरूप में देख लीजिए, आज पूरा जिला मुख्यालय है, भीड़ बढ़ गई है, बड़े बड़े अट्टालिकाएँ यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। लेकिन पुनाड़ भी अब नया हो गया है, पुनाड़ भी पूरा पूर्ण रूप से नया हो गया है। वो कभी अपनी खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था पुनाड़, आज वहाँ के खेत खत्म हो गए हैं, खेतों में जो है कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, लेकिन पुनाड़ अपने नाम को आज भी संजोए हुए है। पुनाड़ी लोग अभी बहुत अच्छे ढंग से पुनाड़ को जानते हैं। एक्चुअल ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं जिस शिला पे बैठा हूँ, जहाँ ये शूट हो रही है, यही वो नारद शिला है। ये बहुत बड़ी शिला होती थी और 2013 की आपदा में ये पूरी बह गई। ऐसी मान्यता है, केदारखंड में भी ये मान्यता है, लिखा हुआ है कि नारद ने यहाँ पे वर्षों तक तपस्या की थी। उसके बाद शिव भगवान को नारद जी ने खुश किया, शिव भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ पे उनको वीणा प्रदान की गई और संगीत का ज्ञान यहाँ पे नारद को प्राप्त हुआ। तो इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके ऊपर चामुंडा माँ का मंदिर है, ये भी प्राचीन मंदिर है। हमारी स्मृतियों में या हमारे बुजुर्गों की स्मृतियों में भी नहीं है कि ये कब बना होगा, लेकिन जब से ये नारद शिला है या जब से पुनाड़ होगा, पुनाड़ से भी पहले यहाँ पे मंदिर था। उसके ऊपर ठीक ऊपर इसी चोटी पे भगवान शंकर का मंदिर है। जाने माता परनु शरणं क्लेशहरणं ते शरणं परं ते सामद्ये विरलतरलोहं तव सुतं मदीयोऽयं त्यागं समुचितमिदम्। पंच प्रयागों में द्वितीय प्रयाग तक हम पहुंच गए हैं, यानी देवप्रयाग से हमारा सफ़र रुद्रप्रयाग संगम स्थल पर पहुंच चुका है। आप संगम पर हैं, जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा दो बहनें आपस में मिल रही हैं और फिर आगे चूँकि अलकनंदा का प्रवाह अत्यंत बड़ा है तो वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच का जो क्षेत्र है वही सबसे पवित्र क्षेत्र माना गया है, जो मिडिल हिमालय है, सेंट्रल हिमालय है। और अगर आप इसके उद्गम की तरफ जाएं तो जहाँ पर केदारनाथ पीक है, चौखंबा पर्वत है, नीलकंठ पर्वत है, या जो तमाम ग्लेशियर हैं वो इन्हीं दोनों के कैचमेंट और इसके बैक साइड में हैं। और ये दिव्य क्षेत्र ऐसा है कि पांचों जो चार प्रयाग, मधमेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, उसके अलावा केदारनाथ, आपका भूवैकुंठ धाम, बद्री विशाल, उसके अलावा पंच जो बद्री हैं, तमाम जितने भी पवित्र जो स्थल हैं तीर्थ के और पवित्र जो हमारी नदियां हैं वो इसी प्रवाह तंत्र से निकलती हैं। इसीलिए जो हमारे तमाम पुराण हैं, चाहे वो स्कंद पुराण हो या महाभारत में वन पर्व में, या फिर जितने भी हमारे लेखक हैं जिन्होंने इन पूरे पुराणों को और आध्यात्म का जितना भी अध्ययन किया, या जितने भी महापुरुष इस धरा पर आए, उन सभी ने इस क्षेत्र को दिव्य माना। और इसीलिए आज भी बद्री केदार की यात्रा अपने पूरे समाप पर है और सदियों से इसी क्षेत्र की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। हरिद्वार यानी हर का द्वार, यानी भगवान शिव का भी द्वार और भगवान विष्णु का भी द्वार, इसीलिए उसके दो नाम हैं, हरिद्वार और हरद्वार। उसके आगे जैसे ही रम्य ऋषि के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं हम, ऋषिकेश, उसके बाद आगे देवप्रयाग, देव शर्मा एक ऋषि हुए थे, उनके नाम पर देवप्रयाग, और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा पवित्र क्षेत्र है जो हमारे जितने भी पुराणों में जहाँ जहाँ जिक्र आया है इसी दिव्य और पवित्र क्षेत्र का आया है। महाभारत काल में पांडव जब महाभारत युद्ध के बाद इन्हीं क्षेत्रों में भटकते रहे और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पांडव लीलाएं हैं वो भी इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। आज भी जीवंत हैं वो पांडव लीलाएं। पांडवों से जुड़े हुए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जो गांव में पांडव लीलाएं होती हैं, जो कमल व्यू, चक्र व्यू होते हैं। और मैंने कई बार इस भूमि में यात्रा की है तो खुद भी एहसास हुआ है कि कितना पवित्र ये क्षेत्र है। शाम का समय है, सुबह करीब 9:30 बजे हमने धारी देवी से चलना शुरू किया था और अब संगम स्थल पर हम पहुंच गए हैं। वाकई में अभी पानी कम है, लेकिन जब पानी पूरे अपने सवाब पर होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है पानी का, तब यहाँ पर भी दोनों नदियाँ
आपस में मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि आप जहाज़ के आगे खड़े हैं और जहाज़ बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर होना ही था वहाँ पे, 3-4 साल शायद बंद ही रहा होगा वो। तो ये काली कमली की धर्मशाला जो रुद्रप्रयाग में है, दरअसल काली कमली की पूरी सीरीज़ है धर्मशालाओं की, और स्वामी विशुद्धानंद जी ने जो ये पूरी सीरीज़ बनाई थी ताकि लोग गरीब और साधु महात्मा लोग रह सके, उनके लिए है। अब थोड़ा चार्ज लेने लग गए हैं लेकिन वो भी नॉमिनल है। तो ये कमरा और एक इसके बाहर का ये कमरा, इन दोनों का चार्ज है 1200 रुपये। आप सोचिए कि इतना बड़ा 2 कमरे अगर आप बाहर रहने जाएं तो कम से कम 5-6 हज़ार में आपको पड़ेगा। तो आप जब भी आएँ तो काली कमली प्राथमिकता में रहें। इसका चार्ज कितना है? इसका 800 रुपये, वो 600 रुपये। जीएसटी लगता है इसमें? नहीं, जीएसटी से बाहर है ना अभी? जी। 3 कमरों के और 2 वाशरूम के ये हैं 1200 रुपये। आप ऋषिकेश से भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते। यात्राओं में जब आपके दोस्त बनते हैं नए नए तो बहुत अच्छा लगता है, और इस यात्रा में भी मुझे बहुत सारे नए दोस्त मिलते जा रहे हैं और शायद ये जीवन भर उनकी दोस्ती साथ रहेगी। तो रुद्रप्रयाग में हमारा जो स्टे है रात्रि विश्राम का, वो अनूप गुसाई जी ने किया है, और अनूप गुसाई जी से हमारी जो परिचय हुआ वो प्रभाकर जोशी जी हैं देवप्रयाग में, वो जर्नलिस्ट हैं, और अनूप जो हैं वो होटल जो व्यवसाय है उससे जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा रुद्रप्रयाग पुनाड़, जिसका पुराना नाम है, वहाँ पर आकर ठहरती है। हमारी अगली मंजिल जो है वो अगस्त मुनि के आसपास होगी, वो कल ही पता चलेगा कि कहाँ विश्राम होगा, और उसके बाद मंजिलें हमारी आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। जो प्रथम भाग है उसकी अंतिम मंजिल है बाबा 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का धाम। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। गुड नाइट। जय नंदा, जय हिमाल। Mm-hmm.